पुस्तक का नाम आदर्श विवाहों का प्रचलन कैसे हो। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। सोने वालों को जगाया जाए। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए ये छोटी पुस्तिकाएं लिखी गई हैं जो आपके हाथ में है। इन 10 पुस्तिकाओं में कुल मिलाकर वह प्रेरणा मौजूद है जिसे पढ़ने सुनने से उम्मीदें पड़े लोगों की आंखें खुल सकती हैं। सोने वालों को जगाना हमारा पहला काम होना चाहिए। यह पुस्तक माला जितने अधिक लोगों को पढ़ाई जा सकती है पढ़ानी चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें सुनाने का प्रबंध करना चाहिए। प्राचीन काल की संत परंपरा में अलग जगाने की एक साधना थी जिसके अनुसार साधुओं को दरवाजे दरवाजे पर धार्मिक संदेश देने के साथ ही भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। भारत में विचारशील संत नहीं रहे, इसलिए इस कार्य को हम में से प्रत्येक को करने के लिए अलग जगाने को कटिबद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत पुस्तिकाएं उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं जिसके जी में अपने समाज को प्रबुद्ध, समृद्ध, सशक्त एवं सुसंस्कृत बनाने की आग निरंतर जलती रहती है। जो हनुमान की तरह अपनी पूंछ में आग लगाकर मूर्ता की लंका को जला डालने के लिए आतुर हो रहा है। जिस कसक, तड़पन और टीस के साथ यह पन्ने लिखे गए उनमें वह क्षमता होनी चाहिए कि पढ़ने सुनने वाले को कुछ तो प्रभावित कर सके। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो इन विचारों को पढ़ेगा सुनेगा उसमें वह साहस और विवेक उत्पन्न होगा जिसके आधार पर जो उचित है उसे अपनाने की तत्परता उत्पन्न हो सके। जो कमी रह जाए वह उस व्यक्ति को पूरी करनी चाहिए जो अलग जगाने की पुण्य प्रक्रिया संपन्न करने के लिए तत्पर हुआ है। आप अपना कुछ समय नियमित रूप से इस सत प्रयत्न में लगाने के लिए निर्धारित कर लें। छुट्टी का दिन इस कार्य के लिए पूरा लगाया जा सकता है। आजीविका संबंधी काम पूरा करने के उपरांत कुछ समय जनसंपर्क के लिए, विचार प्रसार के लिए निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपना काम धंधा करते हुए संपर्क में आने वाले लोगों को इस विचारधारा को पढ़ने या समझाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दुकानदार, चिकित्सक, वकील, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी आदि कितने ही वर्ग ऐसे हैं जिन्हें दिन भर लोगों के साथ संपर्क रखना पड़ता है। वे लोग अपने कामकाज की बातें करने के साथ साथ इस विचारधारा को पढ़ने सुनने के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को आसानी से प्रोत्साहित कर सकते हैं। जनसंपर्क का कोई न कोई उपाय हमें निकालना ही चाहिए। लोगों को यह पुस्तकें पढ़ने सुनने के लिए तत्पर करने के अतिरिक्त उन्हें व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हुए, बहस एवं विचार विनिमय करते हुए आवश्यक प्रोत्साहन देना चाहिए। वह व्यक्तिगत प्रोत्साहन जब तक ना मिलेगा, विचार विनिमय द्वारा शंकाओं का समाधान और भ्रांतियों का निवारण ना किया जाएगा, तब तक केवल पढ़ने सुनने मात्र से ही अभिष्ट प्रयोजन पूरा ना होगा। विचारधारा का व्यापक विस्तार। यूं यह विचारधारा सर्वसाधारण तक पहुंचाए जाने योग्य है। जिनके बाल बच्चे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, आज नहीं तो कल उन्हें विवाह करने ही होंगे। इसके लिए उनका मस्तिष्क पहले से ही साफ रहना चाहिए। कन्याओं के अभिभावकों को जो पैसा विवाह में लगाना है वह कन्या की शिक्षा में खर्च कर देने के लिए कहना चाहिए। लड़के वालों को धूमधाम की अपेक्षा सादगी के वातावरण में विवाह करना चाहिए और अपने से गरीब घर की लड़की लेने की बात सोचनी चाहिए। जिन्हें अभी हाल में विवाह करने ही नहीं है वे भी इस तरह सोचना आरंभ कर दें तो समय पर यह पूर्व निर्मित मनोभूमि बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और उसके कारण वे अभी से अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा पाकर निश्चिंत रहेंगे। जिनके बच्चे विवाह योग्य है वे अपनी मान्यता आदर्श विवाहों के अनुरूप बना लेंगे तो उससे उन्हें अपने विचारों के अनुकूल संबंध ढूंढने की चिंता होगी और इस ढूंढ खोज के प्रयत्नों में इस विचारधारा की चर्चा होने लगेगी। प्रयत्न करने पर उपयुक्त संयोग मिलेंगे। इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एक पक्ष तैयार होता है तो दूसरा उसके अनुकूल स्थिति और अनुकूल विचार का नहीं मिलता। लड़की वालों को यह कठिनाई विशेष रूप से होती है। वे इच्छित स्थान पर कन्या देने के लिए अपनी सामर्थ्य से बाहर खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। लड़के वालों की जो स्थिति आज है, यदि वे बिना खर्च का विवाह करना चाहें और अपने से गरीब घर की लड़की लेने को तैयार हो तो उन्हें तनिक भी कठिनाई सामने ना आवे। इसलिए इस संबंध में पहला कदम लड़के वालों को ही उठाना होगा। होता यह है कि जब किसी को लड़की बहनी होती है तब वह सुधारवादी बनता है, दहेज की निंदा करता है और आदर्श विवाह को समर्थन करता है। पर जब उसका लड़का विवाह के योग्य होता है तो सारे आदर्श सिद्धांतों को तिलांजलि देकर धन का लालच और इज्जत का प्रश्न सामने आ खड़ा होता है। तब पिछले आदर्शवादी विचारों को बदलने देर नहीं लगती। कुछ दिन पहले का विरोध आज के समर्थन में बदल जाता है। यह दो मुहिम नीति बड़ी घातक है। इसी के बढ़ते जाने से अभी तक कोई ठोस सुधार कार्य इस दिशा में हो सकना संभव नहीं हुआ। वर पक्ष की जिम्मेदारी। आदर्श विवाहों की सफलता की 3/4 जिम्मेदारी लड़के वालों पर और 1/4 लड़की वालों पर है। लड़की वालों पर तो इतना ही जोर डालो कि वे वर पक्ष के द्वारा होने वाली धूमधाम में अपनी रुचि या प्रसन्नता व्यक्त न करें पर उसे निरुत्साहित करें। दूसरी जो
थोड़ी कठिन अड़चन उन्हें पार करनी है, वह है अपनी लड़की के लिए जेवर और कीमती कपड़ों के न होने पर भी प्रसन्नता व्यक्त करना। उन्हें इसी के लिए जोर देना चाहिए ताकि लड़के वालों पर अनावश्यक भार ना पड़े और वे दहेज न मिलने पर भी कोई विशेष कठिनाई अनुभव न करें। यदि वे इतनी बात के लिए सहमत हो जाते हैं तो समझना चाहिए उनने अपने हिस्से की सुधारवादिता पूरी कर ली। लड़के वालों को कुछ अधिक साहस करना पड़ता है, उन्हें दहेज का प्रलोभन त्यागना पड़ता है। जीवन बनवाने में पैसा तो एक प्रकार से बेकार ही पड़ जाता है, पर इतना संतोष रहता है कि वह घर में मौजूद है। रुपए के स्थान पर 8-10 आने तो इसे बेचकर प्राप्त किए ही जा सकते हैं। इतना प्रलोभन भी छोड़ सकना थोड़े अधिक साहस की बात है। यूँ परोक्ष रूप में कभी न कभी लड़की का पिता अपनी बच्ची को कुछ न कुछ उपहार देता ही है और वह आमदनी आखिर फिर से आ ही जाती, भले ही इस खींचतान की तुलना में थोड़ी कमी ही क्यों ना रहे। इस कमी की पूर्ति शादी में होने वाली धूमधाम घट जाने से भी पूरी हो जाती है, इसलिए वस्तुतः लड़के वालों को भी कोई खास घाटा नहीं रहता। फिर भी चूंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लड़के वाला अपने आप को लाभ प्राप्त करने वाला सोचता है और जब उसे उसकी पूर्ति होती नहीं दिखती तो उसे कुछ झटका सा लगता है, चाहे वह झूठा ही क्यों ना हो। ये एक विचार तो है ही और वास्तविकता न सही कल्पनात्मक ही सही। लालच तो लालच ही है, उसे छोड़ने के लिए कुछ साहस तो चाहिए ही। इसलिए यह आंदोलन लड़के वालों की सहमति से ही चल सकता है। हमारे प्रचार आंदोलन का लक्ष्य प्रधानतः लड़के वालों को इस उदारता के लिए तैयार करने का होना चाहिए, क्योंकि अधिक श्रम उसी में पड़ेगा। लड़की वालों को तो आसानी से सहमत किया जा सकता है।